हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 9 के लिए वीडियो नंबर 10 लेकर के आए हैं और इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाना। देखो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो दोनों ही दर्पण से हम प्रतिबिंब बनाना इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो देखो वस्तु या बिंब की स्थिति हमें दी हुई होती है और उस वस्तु या बिंब की स्थिति को देख करके हमें किरण आरेख बनाना होता है पहले तो, और किरण आरेख खींचने के बाद में हम प्रतिबिंब की स्थिति बताते हैं, फिर उसकी प्रकृति बताते हैं। प्रकृति में वास्तविक उल्टा हो सकता है या फिर आभासी सीधा हो सकता है, और लास्ट में हमें प्रतिबिंब का स्वरूप बताना होता है। इस तरीके के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आते हैं। हमें ये जो वस्तु या बिंब है इसकी स्थिति दी हुई होती है और उसके आधार पर हमें किरण आरेख खींच करके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज बतानी होती है। तो प्रतिबिंब बनाना हम सीखेंगे कॉपी के पेज के ऊपर। तो इसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। अपना जो पेन पेंसिल है वो तो है ही है, लेकिन इसके अलावा एक तो हमें चांदी की जरूरत पड़ेगी, डी की जरूरत पड़ेगी, और इस दूसरी चीज है पैमाना, इसकी भी हमें इसके अंदर जरूरत पड़ेगी। तो सारी चीजें मैं आपको जो कॉपी का पेज है उसी पर सिखाऊंगा। तो चलते हैं कॉपी के पेज की तरफ। हाँ, तो देखिए अपन आ चुके हैं कॉपी के पेज के ऊपर। तो देखो हम क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो अवतल दर्पण होता है और दूसरा उत्तल दर्पण होता है। तो पहले हम ये जो अवतल दर्पण है इसके द्वारा जो प्रतिबिंब निर्माण होता है वो प्रतिबिंब निर्माण करना हम सीखेंगे। तो देखो भाई, इसमें एक बात आप याद रखना कि ये जो बिंब या वस्तु की स्थिति है ये हमें दी हुई रहेगी और इस स्थिति के आधार पर हम पहले किरण आरेख खींचेंगे और किरण आरेख खींचने के बाद में जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी स्थिति लिखेंगे, प्रतिबिंब की जो प्रकृति या स्वरूप है वो लिखेंगे, और फिर उसके बाद में जो प्रतिबिंब का आकार हुआ है उसके बारे में भी अपन लिखेंगे। तो हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने वाले हैं और इसमें हमें पहली स्थिति दे दी बिंब या वस्तु की स्थिति अनंत दूरी पर, यानी कि जो वस्तु है वो अनंत दूरी पर स्थित है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अवतल दर्पण बनाना है। तो अवतल दर्पण बनाने के लिए देखो आपको क्या करना है, आपका जो कॉपी का पेज है उसके अंदर लाइनें गिनना। आप देखो ये एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, ये तीसरी लाइन हो गई और ये चौथी लाइन हो गई। कितनी लाइन हो गई? ये 4 लाइनें हो गई, और यहां पर ये 5वीं लाइन भी हो गई आपकी। अब आपको क्या करना है, डी लेना है और इस डी को आप इस तरीके से पकड़ोगे कि आपकी जो बीच वाली लाइन है, देखो 5 लाइनें बताई मैंने, 1 2 3 4 5। तो ये जो बीच वाली लाइन है इसके ऊपर आपको डी का 90 डिग्री वाला जो कोण है वो पकड़ना है, और पकड़ने के बाद में आपको क्या करना है कि इस तरीके से ये अवतल दर्पण बना लेना है। ठीक है, दिखाई दे रहा है साफ साफ। अब चूंकि ये दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है, तो हमें क्या करना है, इसकी जो बाहर की सतह है, उभरी हुई सतह है, इसके ऊपर पॉलिश कर देनी है। तो ये पॉलिश कर दी हमने। अब आपको क्या करना है, इस दर्पण का जो मुख्य अक्ष है वो भी बनाना है। तो मुख्य अक्ष कैसे बनाएंगे, देखो ये आपने पैमाना पकड़ लिया है और यहां से हम एक सीधी जो रेखा है वो खींच लेंगे। तो देखो यहां पर मैंने क्या है, इस पॉइंट के ऊपर 2 सेंटीमीटर पकड़ रखा है इस समय। तो मैं ये लाइन तो सीधी खींच लेता हूं। ठीक, अब 2 से यहां पर आता हूं मैं 4 सेंटीमीटर पर। तो ये दूरी जो हो जाएगी 2 सेंटीमीटर की हो जाएगी, और 4 से 6 पे चलता हूं तो 2 सेंटीमीटर की दूरी ये हो जाएगी। तो आप देखो यहां से यहां के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। ठीक इसी तरीके से यहां और यहां के बीच की दूरी भी 2 सेंटीमीटर है। तो देखो भाई, इसको तो मैं दिखा देता हूं। दर्पण का ध्रुव P, ये हो जाएगा दर्पण का फोकस बिंदु, और ये हो जाएगा
दर्पण का वक्रता केंद्र C। अब इसके बाद में आप देखो कि वस्तु कहाँ रखनी है, तो वस्तु हमें रखनी है अनंत पर। तो वस्तु को हम क्या करते हैं, तीर के निशान के द्वारा दिखाते हैं। तो यहां पर मैं बहुत दूर, अनंत का मतलब है वस्तु बहुत दूर है, तो यहां पर मैं ये वस्तु रख देता हूं, ये वस्तु है हमारी। अब जब वस्तु दर्पण से बहुत दूर होती है या अनंत दूरी पर होती है तो वस्तु से चलने वाली सभी प्रकाश की किरणें दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलती है भाई। तो एक प्रकाश की किरण तो मैं एक काम करता हूं, ऊपर से दिखा देता हूं, जो कि मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होगी। ये लो। और दूसरी प्रकाश की किरण मैं नीचे से निकाल देता हूं, और ये प्रकाश की किरण भी कैसे चलेगी, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर ही चलेगी। हमें ये बात याद रखनी है कि जब वस्तु अनंत पर है तो उससे जितनी भी प्रकाश की किरणें चलती है वो सब मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है। अब ये जो दोनों प्रकाश की किरणें आपतित हुई है, परावर्तन के बाद में ये फोकस बिंदु F में से होकर के निकलेगी, क्योंकि नियम है ऐसा कि यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद में वो फोकस बिंदु F में से होकर के निकलती है। तो ये प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, जो फोकस बिंदु F है इसमें से होकर के निकल जाएगी। तो एक प्रकाश की किरण तो ये ऐसे निकल गई, जो कि फोकस बिंदु F में से होकर के निकल रही है परावर्तित होने के बाद में, और दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो भी इस फोकस बिंदु F में से होकर के ही क्या होगी, निकलेगी। तो ये निकल गई सब। अब देखो परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर कटेगी, जैसे इस बिंदु पर कट रही है, फोकस बिंदु पर कट रही है, तो परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर कटती है, जिस जगह जाकर के कटती है, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर, इस पॉइंट पर। तो इस आधार पर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे, भाई प्रतिबिंब कहाँ बना है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, अब क्या लिखेंगे, बिंदु कहाँ पर बना है, F पर। तो हम लिख सकते हैं फोकस बिंदु F पर। इसके बाद में अपने को बताना है प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति को स्वरूप भी बोला जाता है। इस प्रकृति को और क्या बोला जाता है, स्वरूप भी बोला जाता है। स्वरूप का मतलब है कि हमें यह बताना है कि प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो देखो ये किरणें परावर्तित होने के बाद में वास्तव में किसी जगह पर जाकर के कटे तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, और यदि ये कटे नहीं बल्कि पीछे बढ़ाने पर कटती हुई प्रतीत होती है तो उस कंडीशन में हम प्रतिबिंब को आभासी बोलते हैं। तो यहाँ तो परावर्तित होने के बाद में वास्तव में कट रही है, इसलिए ये जो प्रतिबिंब है ये कैसा होगा, वास्तविक होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो भाई इसकी हम प्रकृति या स्वरूप लिख देते हैं, वास्तविक व उल्टा, ये प्रतिबिंब की प्रकृति या स्वरूप हो गया। इसके बाद में आकार देखो, भी आकार देखो तो ये प्रतिबिंब है, इसका आकार कैसा है, बिंदुवत है। तो इसका आकार मैं लिख देता हूं बिंदुवत। इसका आकार कैसा हो गया, बिंदुवत हो गया। तो ये तो खींच लिया हमने किरण आरेख। ये प्रतिबिंब की स्थिति भी अपन ने बता दी, ये फोकस बिंदु F पर बना है। प्रतिबिंब की प्रकृति भी बता दी, ये वास्तविक उल्टा है। प्रकृति को स्वरूप भी बोला जाता है, और प्रतिबिंब का आकार हमने बता दिया बिंदुवत। तो वस्तु की स्थिति हमें दी हुई होगी, उसके आधार पर किरण आरेख खींचना, और फिर ये तीनों बातें हमें क्या होती है, लिखनी होती है। इसके बाद में आगे देखो दूसरी स्थिति पर विचार करते हैं। तो दूसरी स्थिति देखो क्या है, बिंब या वस्तु की स्थिति वक्रता के अंदर C व अनंत के मध्य या C के परे। तो पहले तो मैं दर्पण बना लेता हूं, उसके बाद में इस स्थिति पर बात करेंगे अपन। तो उसके लिए आपको वही पहले के जैसे D पकड़ना है, अवतल दर्पण बनाना है, तो आपको क्या करना है, वही आपको 5 लाइनें गिन लो। तो जैसे मैं गिन लेता हूं, 1 2 3
4 5, तो 1 2 3 ये बीच वाली लाइन हो गई। ऐसे इधर से देख लो 1 2 3 ये बीच वाली लाइन होगी। तो इस बीच वाली लाइन पर आपको क्या करना है, 90 डिग्री पकड़ना है। ठीक है, ये 90 डिग्री आपने पकड़ लिया यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री आपने पकड़ लिया और ये अवतल दर्पण बना लिया आपने। अब इसके बाद में आगे क्या करना है, पॉलिश कर लो एक बार। तो पॉलिश उभरी हुई सतह पर कर लेते हैं। तो ये हो गई पॉलिश। अब इसके बाद में इसकी मुख्य अक्ष बनानी है पहले अपने को, तो मुख्य अक्ष भी अपन बनाते हैं। तो वही तरीका अपना वही रहेगा कि जैसे मैंने ये वाला जो बिंदु है इसके ऊपर इस समय 4 सेंटीमीटर पकड़ा है मैंने, तो 4 सेंटीमीटर पकड़ लिया और सीधी रेखा तो मैंने खींच ली है। अब देखो दूरियों पे निशान लगाना है, भी 4 सेंटीमीटर पे पकड़ा है तो एक तो 6 सेंटीमीटर पर निशान लगा लिया मैंने और ये 8 सेंटीमीटर पर। तो यहां से यहां तक की दूरी 2 सेंटीमीटर हो गई और यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर हो गई। तो यहां पर तो आपका हो गया दर्पण का ध्रुव P, यहां पर हो गया दर्पण का फोकस बिंदु F और यहां पर हो गई दर्पण का वक्रता केंद्र C। अब देखो वस्तु कहाँ रखनी है, वक्रता केंद्र और C, वक्रता केंद्र C व अनंत के मध्य। इधर देखो अनंत है और ये वक्रता केंद्र C, इन दोनों के बीच में कहीं पर भी रखना है या C के परे। C के परे का मतलब है C से थोड़ा दूर। तो यहां पर मैं एक वस्तु रख देता हूं भाई, अनंत और C के मध्य रख रहे हैं। इधर अनंत है और ये C है, इन दोनों के बीच में कहीं पर भी अपन वस्तु को दिखा सकते हैं। तो वस्तु आप दिखाएंगे अब तीर के निशान के द्वारा। ठीक है, इस वस्तु को मैं मान लीजिए नाम दे देता हूं A B, ये वस्तु का नाम हो गया। अब इससे हम जितनी किरणें खींच सकते हैं खींच लो। हमने 4 प्रकार की किरणें पढ़ी है, समांतर किरण, फोक्सीय किरण और इसी तरीके से हमने अभिलंबवत किरण पढ़ी थी और तिर्यक किरण पढ़ी थी। 4 किरणें पढ़ी थी, चारों किरणें अपन इसमें खींच सकते हैं, जितनी अपन खींच सकते हैं वो खींच सकते हो। तो अभी मैं 2 खींच करके आपको दिखाता हूं पहले तो एक प्रकाश की किरण तो मैं ऐसा करता हूं कि मुख्य अक्ष का जो समांतर है उससे खींच लेता हूं। तो ये प्रकाश की जो किरण है ये मैंने खींची साहब मुख्य अक्ष के समांतर, और इसका नियम ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तित होने के बाद में इस फोकस बिंदु F में से होकर के वो गुजरती है। तो यहां पर ये किरण जो है फोकस बिंदु F में से होकर के ऐसे गमन कर जाएगी, परावर्तित हो गई ये किरण। तो अब दूसरी जो किरण है वो वक्रता केंद्र C से निकाल लेता हूं मैं। ठीक है, तो वक्रता केंद्र C से ये प्रकाश की किरण जैसे मान लीजिए मैंने निकाली, दर्पण पर डाल रहे हैं, दर्पण छोटा पड़ गया है तो इसको यहां पर बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब इसका नियम ये कहता है भी यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C में से होकर के आपतित होती है तो परावर्तित होने के बाद में ये इसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। मतलब यही तो आपतित किरण है और यही परावर्तित किरण है। इधर से परावर्तित किरण आपकी ये है, तो ये दोनों परावर्तित किरणें इस जगह पर आकर के क्या हो रही है, कट रही है। जिस जगह पर परावर्तित किरणें कट जाती है वहीं पर क्या हो जाता है, प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। तो यहां पर मैं ऐसे तीर का निशान लगा लेता हूं और यही तीर का निशान इस वस्तु का प्रतिबिंब है। तो देखो भाई, इसको मैं नाम दे देता हूं A डैश और B डैश। अब हमारे सामने एक प्रश्न है कि 2 ही किरणें खींचना उचित है, तो वैसे 2 से काम चल जाता है, लेकिन आप बाकी की किरणें खींचना चाहें तो वो भी खींच सकते हैं। जैसे फोक्सीय आप किरण खींच सकते हैं इसके अंदर से। कौन सी किरण? फोक्सीय किरण। तो जो फोक्सीय किरण है वो फोकस बिंदु F में से होकर के आएगी। तो मैं पेंसिल से खींच देता हूं आपके सामने। ये फोकस बिंदु F में से होकर की किरण आ गई, थोड़ी सी तिरछी खिंच गई है ये किरण। तो ये प्रकाश की किरण मैंने खींची
फोकस बिंदु एफ में से होते हुए। ठीक है, अब ये किरण आ गई, परावर्तित होने के बाद में ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो इसको मुख्य अक्ष के समांतर अपन वापस क्या करेंगे, परावर्तित करेंगे। तो ये किरण ऐसे चली जाएगी भाई। यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु एफ में से होकर के आती है तो परावर्तित होने के बाद में वो मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो ये किरण भी आकर के यहीं कटेगी। इसके अलावा आप चौथी प्रकाश की किरण डालो ना तिर्यक दिशा से, जो कि ध्रुव पी पर चली जाए, तो ये प्रकाश की किरण मैंने और खींच ली एक, और इसका नियम ये कहता है कि ये दूसरी तिर्यक दिशा में चली जाएगी और यहां पर भी आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान जो है वो कैसा होगा, बराबर होगा। तो ये किरण मैं खींच देता हूं यहां पर। तो ये प्रकाश की किरण भी आकर के क्या होगी, यहीं पर कटने वाली है। तो वैसे तो अपन दो किरणों से काम चला लेंगे, दो किरणें कोई सी भी डाल लो जो आप खींच सकते हो, और वो जो किरणें जहां पर कट जाए वो दोनों किरणें वहीं पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम प्रतिबिंब बना लेंगे। बाकी ज्यादा भी किरणें अपन खींच सकते हैं, लेकिन दो काफी रहती है। तो ये परावर्तित किरणें यहां पर कटी है भाई, ये तो F है और ये C है, इन दोनों के बीच में परावर्तित किरणें कटी और यहीं पर हमारा ये प्रतिबिंब है जिसको A' और B' हमने क्या कर दिया, नाम दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति बताएंगे, उसके बाद में प्रतिबिंब की जो प्रकृति या स्वरूप है वो बताएंगे, और उसके बाद में प्रतिबिंब का आकार बताएंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अब तो चित्र को देखते हुए सारी बातें समझें। ये किरण आरेख आपने खींच लिया स्थिति के अनुसार। अब प्रतिबिंब को देखो, प्रतिबिंब ये रहा आपका A' B'। तो इसकी स्थिति, स्थिति का मतलब ये कहां बना है, तो F और C के बीच में है। ये कहां पर है, F और C के बीच में है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं अब कि फोकस बिंदु F व वक्रता केंद्र C के मध्य, ये हो गई प्रतिबिंब की स्थिति। इसके बाद में प्रकृति, प्रकृति में हमें वही बताना है कि ये वास्तविक है या आभासी है। तो देखो वही बात है, परावर्तित किरणें वास्तव में इस जगह पर आकर के कटी है, इसलिए ये प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, देखो यहाँ पर इसका मुंह जो तीर का शीर्ष है वो नीचे की ओर है, इसका ऊपर की ओर है, तो ये तो सीधा है और ये कैसा हो गया, उल्टा हो गया। इस आधार पर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो गई अपने, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। इसके बाद में प्रतिबिंब का आकार, तो तुलना करनी पड़ती है भाई। ये तो आपका वस्तु या बिंब है और ये प्रतिबिंब है, तो इसके आकार को देखो आप। ये जो प्रतिबिंब है ये इस वस्तु से छोटा है, तो आप लिख देंगे वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये बनाना है और लिखना है। तो आप लिख सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं भाई। अब आप इस जगह वीडियो पॉज करके इस चीज को बना सकते हो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, अब आगे की स्थिति देखो आप। तो आप देख रहे हैं कि वस्तु या बिंब की स्थिति हमें दे रखी है वक्रता केंद्र C पर। कहां पर है, वक्रता केंद्र C पर। तो मैंने दर्पण बना रखा पहले से, तरीका वही रहेगा बनाने का। यहां पर ये P है, ये F है और ये C है। वही दूरियां रख रखी है मैंने, यहां से यहां 2 सेंटीमीटर है और यहां से यहां भी 2 सेंटीमीटर है। अब वस्तु आपको देखनी है कहां रखनी है, तो वक्रता केंद्र C पर आपको वस्तु रखनी है। तो यहां पर मैं ये वस्तु रख देता हूं भाई। कोई भी दो किरणें खींच करके हमें प्रतिबिंब बनाना है। तो वस्तु C पर स्थित है, तो एक प्रकाश की किरण तो हम निकाल लेते हैं,
मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, ये प्रकाश की किरण हमने निकाल ली। और इसका नियम ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तित होने के बाद में वो फोकस बिंदु एफ में से होकर के क्या होती है, गुजरती है। तो ये प्रकाश की किरण भी कहां से होकर के निकलेगी, फोकस बिंदु एफ में से होकर के निकलेगी। ठीक है भाई, तो इस किरण को मैं फोकस बिंदु एफ में से होकर के निकाल देता हूं। दूसरी प्रकाश की किरण हम कहां से निकालें, तो देखो जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर है तो इसके शीर्ष से हम कोई प्रकाश की किरण नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वस्तु खुद सी पे है। इसके शीर्ष से सी के अंदर से होती हुई प्रकाश की किरण नहीं जा सकती है दर्पण पर। तो कोई दूसरी किरण अपन पकड़ लेते हैं। तो यहां पर मैं फोकसी किरण को काम में ले लेता हूं। तो फोकसीय किरण यानी कि फोकस बिंदु एफ में से होकर के हमें क्या करनी है, प्रकाश की किरण निकालनी है। तो ये फोकस बिंदु एफ में से होकर के मैंने एक किरण निकाल दी। और इसका नियम ये कहता है कि परावर्तित होने के बाद में ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इस प्रकाश की किरण को मैं क्या करता हूं, मुख्य अक्ष के समांतर निकाल लेता हूं। ठीक है भाई, तो आपको ये देखना परावर्तित किरणें कहां कटी है, बस ये चेक करना है आपको। तो देखो भाई, ये तो आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, ये भी परावर्तित किरण है और ये भी परावर्तित किरण है। ये दोनों किरणें यहां आकर के कटी हैं। हमें परावर्तित किरणों को देखना, जैसे यहां पर देखो आप, ये तो आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, तो इसको नहीं मानेंगे भाई यहां कट रहा है, नहीं। हमें क्या देखना है, ये परावर्तित किरण, सॉरी ये परावर्तित किरण और ये भी परावर्तित किरण, ये दोनों किरणें जहां पर कट रही है वहीं पर क्या हो जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहां कट रही है, यहां पर उल्टा तीर का निशान मैं लगा देता हूं मुख्य अक्ष से, ये लो। अब देखो भाई, आपका जो सी है वो यहां दब चुका है, तो मैं यहां दोबारा सी लिख देता हूं। आप की किरणें यहां पर कटी है तो यहां पर वस्तु का क्या बन गया है, प्रतिबिंब बन गया है। तो ये जो ऊपर की है ये तो वस्तु है जिसको मैं नाम दे देता हूं ए और बी, और ये जो नीचे की ओर तीर का निशान लगाया है ये वस्तु का प्रतिबिंब है जिसको अपन नाम दे देते हैं ए डैश और बी डैश। अब आप देखो प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कहां बना है, तो वस्तु सी पर है और प्रतिबिंब भी वापस आकर के कहां बना, सी पर ही बना है। तो अपन लिख देते हैं वक्रता केंद्र सी पर, वक्रता केंद्र सी पर। ठीक है, इसके बाद में प्रतिबिंब की प्रकृति या स्वरूप की बात है। तो ये किरणें वास्तव में कट रही है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। और आपको उल्टा तो नजर आ ही रहा है, ये इसका सिर नीचे है और उसका ऊपर है। तो हम लिख देते हैं यहां पर वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। इसके बाद में प्रतिबिंब का आकार, तो तुलना कर लो भाई, ऊपर ये वस्तु है और नीचे वस्तु का प्रतिबिंब, दोनों का आकार आपको बराबर नजर आ रहा है। तो आप लिख देते हैं वस्तु के बराबर, बराबर। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप ये वाली स्थिति भी नोट कर सकते हैं। वस्तु की स्थिति हमें दी होगी, किरण आरेख हमें खींचना और उसके आधार पर ये तीनों बातें क्या करनी है, लिखनी है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब चौथी स्थिति देख लीजिए आप। वस्तु की स्थिति जो है वो कहां पर है, वक्रता के अंदर सी और फोकस बिंदु एफ के मध्य, यानी कि वस्तु आपको कहां रखनी है, वक्रता के अंदर सी और फोकस बिंदु एफ के मध्य। तो देखो दर्पण मैंने पहले से बना रखा है, इस बिंदु पर दर्पण का हो गया P, ये हो गया F और ये हो गया C। सेम दूरियां हैं, जैसे अब मैंने आपको दो स्थितियों में सिखाया था शुरुआत में, वैसे ही बनाना है बिल्कुल। अब वस्तु रखनी है आपको C और F के बीच में, तो C और F के बीच में हम वस्तु को रख लेते हैं। तो भाई यहां पर मैंने वस्तु रख दी, ठीक। अब इससे वही हम कोई भी दो प्रकाश की किरणें खींच करके प्रतिबिंब को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं।
कोई भी दो किरणें जो खींच सकते हो आप। तो एक प्रकाश की किरण में वही निकाल देता हूं मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण जाती है वो परावर्तित होने के बाद में फोकस बिंदु एफ में से होकर के क्या होती है, निकलती है। तो फोकस बिंदु एफ में से होकर के इस किरण को हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ये निकाल ली मैंने किरण, परावर्तित होने के बाद में आ गई है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, कोई दूसरी किरण निकालनी है। तो दूसरी किरण जैसे कि मैं वक्रता के अंदर सी से निकालूं, तो वक्रता के अंदर सी से कैसे निकाली जाएगी किरण, देखो इसका पॉइंट और इसका पॉइंट, इन दोनों को मिलाते हुए एक किरण हम क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये प्रकाश की किरण हम निकाल लेते हैं। वक्रता के अंदर सी से जा रही है प्रकाश की किरण और दर्पण पर आपतित हुई है। अब दर्पण छोटा पड़ गया अपना, तो दर्पण का बड़ा कर लो। और इस किरण का ये फायदा है कि ये किरण जैसे जाती है वैसे के वैसे लौट करके वापस भी आ जाती है। तो यही तो आपतित किरण हो जाती है और यही परावर्तित किरण है, और ये परावर्तित किरण यहाँ आकर के क्या हो रही है, कट रही है। ये परावर्तित किरण और ये भी क्या है, परावर्तित किरण है। तो आप देख रहे हैं कि ये परावर्तित किरण कहाँ कट रही है, यहाँ पर आकर के कट रही है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उल्टा तीर का निशान लगा देंगे और यही वस्तु का क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। इसको नाम दे दो ए और इसको नाम दे दो बी। तो यह आपका हो जाएगा प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश। आप चाहें तो फोकसीय किरण भी यहां से निकाल सकते थे। जैसे कि मान लीजिए आप इस वस्तु से ये फोकसीय किरण निकालते, हाँ, तो ये फोकसीय किरण आप निकालते तो ये भी परावर्तित होती, और परावर्तन के बाद में ये भी लगभग यहीं पर आकर के क्या होती, मुख्य अक्ष के समांतर होती। तो लगभग यहीं पर आकर के ये भी क्या होती, कट जाती। ठीक इसी तरीके से तीरीय किरण अपन निकालते तो वो भी लगभग यहीं पर आकर के क्या होती, कटती। ठीक है, तो वैसे दो किरणों से अपन बना लेते हैं। तो दो किरणें कट गई, आपको पता है कहां पर कटी है, जाकर के ये सी के परे, सी के परे, या फिर देखो इधर, इधर तो है अनंत और ये है सी, तो सी और अनंत के मध्य भी अपन बोल सकते हैं इसको, सी और अनंत के मध्य, या फिर सी के परे यानी कि सी से थोड़ा दूर। तो मैं लिख देता हूं यहां पर सी से दूर, सी से थोड़ा दूर जाकर के प्रतिबिंब बन रहा है। आप ये भी बोल सकते थे भाई ये सी और अनंत के बीच में बन रहा है, आप ऐसे भी बोल सकते थे भाई सी के परे बन रहा है, परे का मतलब होता है थोड़ा दूर। तो ये प्रतिबिंब बन गया। इसके बाद में प्रकृति, तो प्रकृति आप देख सकते हैं कैसी है इसकी, वास्तविक और उल्टा, क्योंकि परावर्तित किरणें वास्तव में कट रही है इसलिए वास्तविक हो गया, और उल्टा आप देख ही रहे हो कि ये उल्टा है, इसका सिर नीचे है और इसका ऊपर है। आकार, तो इसका आकार आप कैसा बताएंगे, ये तो आपकी वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, तो वस्तु से बड़ा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। तो ये चौथी स्थिति होगी जिसके अंदर अपन ने वस्तु को वक्रता के अंदर सी और फोकस बिंदु एफ के मध्य रखा, किरण आरेख हमने खींचे और उसके आधार पर ये जो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और जो आकार है वो हमने क्या कर दिया, बता दिया। ठीक है, अब 4 स्थितियां हो गई। इसके बाद में अपन 5वीं स्थिति पर चलेंगे, तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, आपने कर लिया होगा नोट। मैं आगे बढ़ता हूं, तो ये मैंने पेज पलटा और आगे तो ये 5वें नंबर की स्थिति देखो आप, वस्तु की, बिंब या वस्तु की स्थिति है फोकस बिंदु एप पर, यानी कि वस्तु कहाँ रखनी है अपने को, फोकस बिंदु एप पर रखनी है। तो दर्पण मैंने वही पहले से जैसे बना रखा है, यहां पर आपका P है, यहां पर है F और यहां पर है C। वस्तु को कहाँ रखना है, फोकस बिंदु एप पर वस्तु को रखना है। तो फोकस बिंदु एप पर यहां पर मैं वस्तु को रख देता हूं, वही तीर के निशान के द्वारा रखना है। ये हमारी वस्तु होगी, इसको हम नाम दे देते हैं ए और बी।
अब इससे हमें किरणारेख खींचने पहले तो किरणारेख खींचने के लिए आप नियम लगा ले। पहला नियम तो प्रकाश की जो किरण है उसको मुख्य अक्ष के समांतर हम इसके ऊपर डाल देते हैं। तो ये जो किरण है ये परावर्तित होने के बाद में फोकस बिंदु ऐप में से होकर के क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। फोकस बिंदु ऐप में से होकर के इस किरण को निकलना है। तो ये मैंने प्रकाश की किरण निकाल दी सब, जो कि फोकस बिंदु ऐप में से होकर के चली गई। दूसरी प्रकाश की किरण हम किससे निकालें, तो इस सी से निकालेंगे। तो सी से कैसे निकालोगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाते हुए हम अपन क्या कर दें, सीधी किरण खींच लेते हैं। तो ये मैंने प्रकाश की किरण खींची, ये ऐसे जाएगी टकरा करके वापस लौट करके आएगी। तो ये परावर्तित किरण है और ये भी कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है। आप चाहें तो और भी किरण इसमें खींच सकते हैं, जैसे फोकस बिंदु ऐप से तो अपन इसमें खींच नहीं सकते हैं क्योंकि वस्तु खुद फोकस पे है। तिर्यक दिशा से भी आप इसमें खींच सकते हैं किरण। तो तिर्यक दिशा से आप खींचोगे किरण तो देखो तिर्यक किरण कैसे जाएगी इसमें, या आपने ध्रुव पी पर किरण डाली, ये आपतित किरण, और परावर्तन के बाद में ये जो प्रकाश की किरण है वो कुछ इस तरीके से चली जाएगी, ये प्रकाश की किरण। तो आप ये देख रहे हैं ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये भी परावर्तित किरण है, और ये तीनों एक दूसरे के समांतर हैं। यदि हम इनको ऐसे पीछे की ओर बढ़ाएं तब भी ये किरणें समांतर ही रहेगी, यानी कि पीछे बढ़ाने पर भी ये किरणें नहीं कट सकती हैं। तो हम ऐसा मान लेते हैं भाई कि ये जो प्रकाश की किरणें इसको हम ऐसे बढ़ाते जाएं आगे की ओर, तो कोई अनंत होगा, वहां पर जाकर के ये प्रकाश की किरणें कट जाएगी। हम ऐसा मान लेते हैं भाई बहुत दूर जाने के बाद में ये प्रकाश की किरणें यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगी, कट जाएगी, बहुत दूरी पर जाकर के ये कट जाएगी, है ना। तो यहां पर आप प्रतिबिंब की स्थिति क्या लिखेंगे, तो आप ये लिखेंगे अनंत पर, बहुत दूर जाकर के प्रतिबिंब बन रहा है। तो मैं यहां लिख देता हूं अनंत पर। इसके बाद में प्रतिबिंब की प्रकृति देखिए आप, तो प्रकृति कैसे, भाई हमने माना है ये अनंत पर जाकर के कटेगी, तो वास्तव में कट रही है, हम मान रहे हैं ये बात, तो इसलिए इसको बोलेंगे अपन वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। इसके बाद में इसका आकार, तो ध्यान देना भाई ये तो पेज मेरा सीमित हो गया, आगे अपन बढ़ाते जाएंगे और कोई बहुत दूर जाकर के कटेगा। तो ये जो वस्तु है इसका कितना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब हो जाएगा, बड़ा सारा नीचे की ओर तीर का निशान लगेगा। तो मैं लिख देता हूं वस्तु से बहुत बड़ा, जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो वस्तु से कैसा बनने वाला, बहुत बड़ा बनने वाला है। ठीक है, तो स्थिति हमें दी हुई थी फोकस बिंदु पर, हमने किरणारेख खींच ली और उसके आधार पर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति या स्वरूप और आकार हमने क्या कर दिया, बता दिया। तो इस बात को भी आप बना लें, आगे बढ़े फिर। ठीक है भाई, बढ़ूं आगे। ठीक है, अब लास्ट स्थिति है अवतल दर्पण में, ये बिंब या वस्तु की स्थिति फोकस बिंदु एफ और ध्रुव पी के मध्य। वस्तु कहाँ रखनी है आपको, इस बार एफ और पी के मध्य रखनी है। तो दर्पण मैंने ठीक वैसे ही बनाया था जिसे आपको बताया रखा है। यहाँ पर आपका रखा पी मैंने, यहाँ पर आ गया एफ और यहाँ पर क्या आ गया सी। वस्तु को कहाँ रखना है, एफ और पी के बीच में रखना है। तो ये एफ है और ये पी है, इन दोनों के बीच में हम वस्तु को खड़ी कर लेते हैं। तो ये वस्तु को मैंने खड़ी कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब प्रकाश की किरणें खींचनी है हमें दो। तो एक प्रकाश की किरण जैसा कि अपन खींचते आए हैं मुख्य अक्ष के समांतर खींच लेते हैं।
तो ये प्रकाश की किरण खींची मैंने मुख्य अक्ष के समांतर, और ये प्रकाश की किरण किसमें से होकर के निकलेगी, फोकस बिंदु ऐप में से होकर के ये किरण निकल जाएगी। ऐसे निकल गई सब। अब यहां पर एक बात ध्यान देना भी जरा सा, ये वस्तु आपकी, और वस्तु अपारदर्शी है, ये इसके आर पार प्रकाश की किरण नहीं निकल सकती है। इससे प्रकाश की किरण आप डाल तो दिए समांतर, लेकिन जब ये परावर्तित किरण इसके आर पार निकल रही है तो आगे तो ये बढ़ ही नहीं सकती है। फिर भी इस नियम को भी अपन काम में ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी प्रकाश की किरण निकाल लेते हैं। तो दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से निकालें, तो काम करते हैं, एक प्रकाश की किरण अपन वक्रता के अंदर सी से भी निकाल लेते हैं, इसको भी निकाल करके देख लेते हैं। तो ये वक्रता के अंदर सी से मैंने प्रकाश की किरण निकाली। तो इस किरण का नियम आपको पता है कि ये प्रकाश की किरण जैसे जा रही है टकरा करके वापस वैसे के वैसे लौट करके आ जाएगी। ठीक है, एक प्रकाश की किरण अपन एक काम करते हैं, तिर्यक दिशा से भी डाल देते हैं। तो ये प्रकाश की किरण जो है मैंने तिर्यक दिशा से डाल दी। तो तिर्यक दिशा से मैंने प्रकाश की किरण डाली, तो ये तिर्यक दिशा में ही क्या हो जाएगी, इस तरीके से लौट जाएगी तिर्यक दिशा में ही। तो ये आपकी परावर्तित किरण हो गई। ठीक है, इसके अलावा आप और प्रकाश की किरण निकालना चाहें तो ये जो फोकस बिंदु एफ है, इससे भी प्रकाश की किरण निकाल सकते हैं, लेकिन फोकस बिंदु एफ से जो प्रकाश की किरण जाएगी वो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो अपन यहाँ पर केवल दो नियम काम में ले लेते हैं। कटेगी तो सारी किरणें वहीं पर एक ही जगह कटनी है चल करके, लेकिन हम केवल दो नियम काम में ले लेते हैं। एक तो ये वाला वक्रता के अंदर सी से मैंने जो किरण खींची है ये गलत जगह खींची है। वक्रता के अंदर सी से निकालने के लिए हमें ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाना होता है। तो मैं सही रेखा खींचता हूँ इसके लिए। ये रेखा मेरी गलत खींच गई है तो उसको छोड़ेंगे अपन। ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाना अपने को। भाई सी से निकालने के लिए क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अपने को क्या होता है, मिलाना होता है। तो ये ऐसे जाएगी प्रकाश की किरण और ये ऐसे कैसे लौट करके वापस भी आ जाएगी। मैं इसको आगे तक बढ़ा देता हूं ताकि कंफ्यूज नहीं है। ये किरण ऐसे चली जाएगी। ठीक है, फोकस बिंदु वाली जो किरण है वो भी वही बात है। अब देखो इन किरणों को यदि अपन आगे बढ़ाते जाए तो ये खुलती जा रही है, यानी कि आगे जाकर के तो ये कटने की संभावना नहीं है। अब इन किरणों को हम पीछे की दिशा में बढ़ाते हैं। तो देखो इस किरणों को मैं पीछे की ओर बढ़ा लेता हूँ। पीछे की ओर जब बढ़ाएं आप तो इनको डैश लाइनों से बढ़ाना, आपको कटी हुई लाइनों से बढ़ाना है। ऐसे ये वाली किरण बढ़ा लेता हूं मैं। तो वही आपको इसको भी डैश लाइनों की सहायता से ही क्या करना, बनाना है। आप ये तीसरी वाली जो किरण मैंने खींची थी इसको भी पीछे की ओर बढ़ा सकते हैं, मनाही नहीं है बढ़ाने की। ठीक है, तो ये सारी किरणें कटना यहीं पर है इन किरणों को। तो दो किरणें अपन सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे एक तो वक्रता के अंदर सी से निकाल लें और दूसरी तिर्यक किरण निकाल लें जो कि इस दिशा में लौट जाएगी। तो परावर्तित किरणें आपकी कहाँ कट रही है, जरा ध्यान दो। ये कट रही है साहब यहां पर चल करके। तो ये मान लो आपकी वस्तु है ए और बी, तो ये हो जाएगा ए डैश और बी डैश। अब इस वस्तु को देखो आप, ये वस्तु और ये वस्तु का प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है देख लो आप। प्रतिबिंब बना आपका दर्पण के पीछे की ओर। भाई दर्पण के सामने तो बना ही नहीं है, तो दर्पण के पीछे की ओर ये आपका क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या लिख दें, दर्पण के पीछे।
इसके बाद में आपको लिखना है इसकी प्रकृति या स्वरूप, यानी कि आभासी है या वास्तविक है। तो देखो ये किरणें हम आगे बढ़ाएं तो कटी नहीं, पीछे बढ़ाने पर कटी है, तो पीछे बढ़ाने पर जब ये कटे तो डैश लाइनों से आप बढ़ाओगे इसको। तो जब भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जाकर के बने तो उसको कह देना भाई ये प्रतिबिंब आभासी है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। आप देख लो इसका सिर ऊपर है और इसका सिर भी कैसा है, ऊपर है। तो हम यहां पर लिख देते हैं आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। इसके बाद में आकार की बात कर लें तो ये प्रतिबिंब है और ये वस्तु है। आप देख रहे हो प्रतिबिंब बड़ा है वस्तु से, तो मैं लिख देता हूं वस्तु से बड़ा। तो ये 6 स्थितियां हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए, और 6 की 6 स्थिति आपके सामने आ गई है। अब ये तो आप बना ले, इसके बाद में जो उत्तल दर्पण है उससे भी प्रतिबिंब निर्माण अपन करते हैं, तो आप बना लें एक बार। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं। ठीक, हटा देता हूं इसको। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये आ गया। तो अब हम सीख रहे हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। तो इसमें पहली स्थिति देख लो आप, बिंब या वस्तु की स्थिति। वस्तु कहाँ रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है, बहुत दूर रखी हुई है दर्पण से। तो दर्पण बनाना सीख लो पहले। तो उत्तल दर्पण कैसे बनाएंगे, तो तरीका तो लगभग वैसा ही है। इस बार क्या करना आपको ज्यादा ध्यान देना, 5 लाइनें में पकड़ लेता हूं। देखो 1 2 3 4 और ये वाली 5 लाइनें हो गई। ये बीच वाली लाइन 1 2 3 1 2 3 बीच वाली लाइन है। इस बीच वाली लाइन पे आपको पकड़ना है 90 डिग्री। इस बार डी उल्टी पकड़ना है पहले की अपेक्षा। ठीक है, तो मैंने डी पकड़ ली है ये, और बीच वाली लाइन पर बिल्कुल 90 डिग्री है। आप देख रहे हो यहाँ 90 डिग्री है और ये लाइन पूरी इस लाइन से मिली हुई है। ठीक, अब आपको क्या करना है, दर्पण बनाना है। कौन सा दर्पण बनाएंगे, उत्तल दर्पण। तो ये बना दिया मैंने उत्तल दर्पण। दर्पण बना लेने के बाद में इसको हटा दिया और हम इसके अंदर धंसे हुए भाग पर पॉलिश कर लेते हैं। तो ये पॉलिश हमने कर ली है। इसके बाद में इसकी मुख्य अक्ष बनानी है। तो मुख्य अक्ष किस तरफ बनाएंगे, तो इसकी जो मुख्य अक्ष है वो इस तरफ होती है। तो मुख्य अक्ष खींच लेते हैं इसकी। तो तरीका वही रहेगा अपना कि जैसे मैं यहां 10 पकड़ लेता हूं भाई, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मैंने पकड़ लिया। और ये जैसे कि जैसे लाइन खींच ली, 10 पे पकड़ा है तो एक निशान तो 12 पे लगा लेते हैं और एक निशान 14 पे लगा लेते हैं। कितने कितने में लगाया, 12 पे और 14 पे। ठीक है, हटा दिया इसको। तो अब देखो भाई, यहां तो है आपका P, यहां पर है F और यहां पर क्या है C। ठीक है, वस्तु कहां है, तो वस्तु है अनंत पर। और अनंत का आपको ध्यान रखना है कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उससे सभी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। तो मैं 2 किरणें दिखा देता हूं केवल। एक तो इसका जो शीर्ष वाला भाग है यहां से समांतर किरण डाल देता हूं, और एक नीचे वाले भाग से क्या कर देता हूं, समांतर किरण डाल देता हूं। ठीक है, अब परावर्तित होने के बाद में ये प्रकाश की किरणें तो अपसारित होगी। तो ये जो प्रकाश की किरणें हैं ये ऐसे भागेगी भाई, परावर्तित होकर के ये प्रकाश की किरण ऐसे चली जाएगी और ये वाली प्रकाश की जो किरण है वो इस दिशा में चली जाएगी। तो आगे यदि इन परावर्तित किरणों को हम बढ़ाएं तो इनकी कहीं पर भी चल करके कटने की संभावना नहीं है। अब हम एक काम करते हैं, ये जो परावर्तित किरणें हैं इनको पीछे की दिशा में बढ़ा लेते हैं।
पीछे की दिशा बड़ा हो गया तो ये फोकस बिंदु एफ पर कटती हुई आपको प्रतीत हो जाएगी। प्रतीत हो रही है मतलब ये आभासी है। तो सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति है तो आप बताएंगे दर्पण के पीछे फोकस बिंदु एफ पर। तो लिख देते हैं ये बात, दर्पण के पीछे फोकस बिंदु एफ पर। ठीक है, इसके बाद में प्रकृति या स्वरूप बताना है। तो आपको दिख रहा है ये आभासी है। किरणें, परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं कटे तो उसको आभासी बोलेंगे। ये वास्तव में नहीं कट रही, पीछे बढ़ाने पर कटती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए आभासी। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। तो यहां लिख दिया सीधा। इसके बाद में इसके आकार की बात अपन कर लेते हैं। तो यहां प्रतिबिंब बना है और इसका आकार बिंदुवत है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बिंदुवत, बिंदुवत। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसको बना लो आप वीडियो पॉज करके। ये सीधा मैंने किया, वीडियो पॉज करके बना लो। ठीक है, बनाया आपने। ओके, आगे बढ़ रहा हूं। तो दूसरी वाली स्थिति देखो, इसमें अनंत और ध्रुव के बीच किसी भी दूरी पर। तो क्या मामला है? पहले दर्पण में आपके सामने बना देता हूं ये। तो देखो, किरण ले लेते हैं पहले। तो लाइनें पकड़ लो। ये 1 2 3 4 और ये 5 किरणें हो गई। 1 2 3 1 2 3, ये बीच वाली लाइन हो गई। और इस पे ही हमें क्या करना है? 90 डिग्री पकड़ना है। तो यहां पकड़ लिया 90 डिग्री और बीच वाली लाइन पे आ गया 90 डिग्री और हमने ये दर्पण बना लिया। ठीक है, उत्तल दर्पण है तो सीधी सी बात है, हमें क्या करना है? इसका अंदर धंसा हुआ पृष्ठ है, उसके ऊपर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर देनी है। तो ये कर दी पॉलिश। अब सबसे पहले तो अपन इसकी मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। तो मुख्य अक्ष देखो कैसे खींचोगे आप। तो मैं यहां पर पहले की जैसे वही 10 पकड़ लेता हूं भाई आपके सामने। नजर आ रहा है आपको 10? तो ये तो मैंने इसका मुख्य अक्ष खींच लिया। एक निशान तो मैंने लगाया 12 सेंटीमीटर पे और एक निशान लगाया मैंने 14 सेंटीमीटर पे। पता आपको क्यों लगाया? वो 2-2 सेंटीमीटर के बीच की दूरी रखी है मैंने। तो ये हट गया। तो यहां पर आया आपके P, ये वाला बिंदु F है और ये वाला बिंदु C है। अब देखो इसमें क्या है, और स्थितियां नहीं बन पाती। कारण ये है कि इसका C, F, P सब तो इधर रह गए, जबकि वस्तु हमेशा किस ओर रहनी चाहिए? बाईं ओर रहनी चाहिए। बाईं ओर से ही प्रकाश इसके ऊपर जाएगा, तभी इसके ऊपर परावर्तन होगा। जिधर आपने पॉलिश कर रखी है उधर से तो अपन परावर्तन करवा ही नहीं सकते हैं। इधर से परावर्तन नहीं हो सकता है ना, इधर तो पॉलिश है, परावर्तन का काम तो यही करेगा केवल। तो वस्तु भी इधर रखनी है और इसके C, F, P सब इधर है। तो वो ये वाली स्थितियां इसमें नहीं बनती है जो अवतल दर्पण में होती है। यहाँ पर केवल एक स्थिति बचती है कि जब वस्तु P और अनंत के बीच में किसी भी दूरी पर स्थित हो। तो यहाँ पर कहीं पर भी अपन कोई वस्तु रख लेते हैं P और अनंत के बीच में। तो यहाँ पर मैं एक काम कर लेता हूँ, प्रकाश की किरण वस्तु को रख देता हूँ। ये वस्तु है आपकी, इसको आप नाम दे दे A और B। अब इससे एक प्रकाश की किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर निकाल देते हैं। तो ये प्रकाश की किरण परावर्तित होने के बाद में जाएगी तो ऐसे है, लेकिन उसको जब अपन पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकस बिंदु F पर मिलती हुई क्या हो जाएगी? प्रतीत हो जाएगी। इसके लिए नियम ऐसा ही है। तो मैं साथ के साथ बढ़ा लेता हूँ, डैश लाइनों से ये बढ़ा ली है और ये परावर्तित किरणें वास्तविक तो इधर चली गई। दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता के अंदर C से भी आप निकाल सकते हैं। तो वक्रता के अंदर C से कैसे निकालेंगे? तो वक्रता के अंदर C पर आपको डालनी है इसमें प्रकाश की किरण। तो ये वाला C वाला बिंदु है और ये इसका शीर्ष है, इन दोनों को मिलाते हुए ये रेखा मैंने खींची, दर्पण तक आएगी ये। तो
इसके बाद में इसको आगे डैश लाइनों से बढ़ा लो। तो देखो भाई, ये प्रकाश की किरण जैसे आई है टकरा करके वैसे के वैसे वापस लौट जाएगी। आप चाहें तो फोकस बिंदु से भी निकाल सकते हैं। फोकस बिंदु से जब आप निकालेंगे प्रकाश की किरण, तो इस फोकस बिंदु पर आपको प्रकाश की किरण डालनी है। इसे पीछे बढ़ाने पर फोकस बिंदु ऐप पर क्या होनी चाहिए, मिलती हुई प्रतीत होनी चाहिए। और ये प्रकाश की किरण क्या हो जाती है भाई, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है ऐसे। तो ऐसे ये चली जाएगी और जब इसको आप पीछे बढ़ाएंगे तो पहले वाली दो किरणें जहां पर जाकर के कटी है वो ये किरण भी यहीं पर आकर के कटेगी। बाकी दो किरणें काफी है अपने लिए। तो एक प्रकाश की किरण तो अपन मुख्य अक्ष के समांतर भेज दे तो वो चली जाएगी ऐसे, लेकिन पीछे बढ़ाने पर फोकस बिंदु ऐप पर मिलती हुई प्रतीत होगी। और दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता के अंदर सी से ही अपन निकालेंगे तो वो टकरा करके वापस चली जाएगी उसी दिशा में, लेकिन पीछे बढ़ाने पर वो बिंदु सी पर मिलती हुई प्रतीत हो जानी चाहिए। तो भाई देखो, ये जो परावर्तित किरणें हैं, एक तो ये वाली है, इसको आप आगे बढ़ाएं, और एक ये वाली है, तो आगे चल करके तो ये कहीं कटेगी नहीं, लेकिन पीछे बढ़ाने पर यहां पर ये कट रही है। तो यहां पर आपके वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा भाई। क्या बन जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये ए और बी है, इसको मैं नाम दे देता हूं ए डैश और बी डैश। तो वस्तु का प्रतिबिंब आपको दिख रहा है, कहां बन रहा है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब बन रहा है एफ और पी के बीच में। दर्पण के पीछे है लेकिन एफ और पी के बीच में है। तो हम प्रतिबिंब की स्थिति लिख देते हैं, दर्पण के पीछे एफ व पी के मध्य। ठीक है। इसके बाद में प्रतिबिंब की प्रकृति, तो आपको दिख रहा है ये कैसा है, आभासी व सीधा है ये, आभासी व सीधा। इसके बाद में आकार, तो इसका आकार कैसा है, वस्तु से छोटा है। कैसा आकार है इसका, वस्तु से छोटा। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि उत्तल दर्पण है तो उसे दो ही प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं, एक तो ये वाला प्रतिबिंब जो अपन ने पढ़ा है और दूसरा ये वाला, और ये दोनों ही प्रतिबिंब कैसे हैं, आभासी है। तो आप ये बात दिमाग में डाल दें कि उत्तल दर्पण से हमेशा आभासी और सीधे ही प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि अवतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब भी बनते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब भी बनते हैं। तो ये भी आप बना लीजिए। ठीक है, बनाया आपने। अच्छा, एक बात और सुनो, यहां पर जो वस्तु आपके पास में, इसको जैसे जैसे हम दर्पण से दूर करते जाएंगे तो ये प्रतिबिंब और छोटा होता जाएगा। बनेगा तो यही है लेकिन और छोटा होता जाएगा। और इस वस्तु को जैसे जैसे हम दर्पण के पास लाते जाएंगे तो ये प्रतिबिंब बड़ा होता जाएगा, लेकिन इसका आकार वस्तु से छोटा ही रहेगा हमेशा। क्या कहा मैंने, कि जैसे जैसे वस्तु को हम दर्पण के पास ला रहे हैं तो प्रतिबिंब बड़ा होता तो जा रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं होता है कि वस्तु के बराबर हो जाए या वस्तु से बड़ा हो जाए, रहेगा ये हमेशा वस्तु से छोटा। ठीक है, तो आप बना लिए। अब देखो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और तो मैं पेज पलट के कुछ बातें आपको बता रहा हूं। देखो, नोट लगा के आपको ये बात लिखनी है। देखो, पहली बात यह है कि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनता। अभी थोड़ी देर पहले यही बात बताई थी मैंने। आगे देखो, जैसे जैसे वस्तु या बिंब दर्पण के पास आता है तो प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता जाता है, लेकिन प्रतिबिंब का आकार हमेशा दर्पण की जगह आप लिखेंगे वस्तु से, वस्तु से छोटा होता है। तो प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा ही रहेगा। दूसरी स्थिति देखो, उत्तल दर्पण से वास्तविक व उल्टे, आभासी व सीधे दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये अवतल दर्पण की बात है, सॉरी। तो अवतल दर्पण से वास्तविक उल्टे और आभासी सीधे दोनों प्रकार के क्या होते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं। तो हमने अवतल दर्पण के प्रतिबिंब बनाए 6 स्थितियों को लेकर के। तो उनमें 5 स्थितियां तो ऐसी थी शुरुआत की जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब बने थे,
और लास्ट की एक स्थिति ऐसी थी जिसमें प्रतिबिंब आभासी बना था। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। इसके बाद में तीसरी चीज देखो आप कि प्रतिबिंब बनाते समय यदि परावर्तित किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब सामान्यतः कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। तो परावर्तित किरणें वास्तव में किसी जगह जाकर के कट रही है तो प्रतिबिंब आपका वास्तविक हो जाएगा, और पीछे बढ़ाने पर मिले तो वो कैसा हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप वीडियो पॉज करके नोट कर ले पहले। ठीक है, चौथी स्थिति वैसे आपको समझा चुका हूं मैं। प्रतिबिंब बनाते समय यदि परावर्तित किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर नहीं मिलती है तथा पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो यह प्रतिबिंब आभासी कहलाता है। और आभासी प्रतिबिंब सामान्यतः कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। तो ये बात आप नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से हमने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना भी सीखा और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना भी सीखा। और इनमें से जरूर बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, बिंब ये जो किरण आरेख खिंचवा करके प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और जो आकार है वो पूछने के लिए। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर अपन जो उत्तल और अवतल दर्पण है उसके उपयोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।